Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 26 दिसंबर 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पर भी जाना होगा, वहाँ पे जाके फिर से लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक टर्म है एंड आर्क, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है। तो ये टर्म क्या है, किस चीज़ को डिफाइन करता है, आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये खुद का बनाया हुआ एक रडार सिस्टम है जिसको इंडियन डिफेंस में रखा गया है, या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये भारत का सैटेलाइट है जिसका मेन काम है इंडियन ओशन रिम कंट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी, एक साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है जिसको भारत ने सेटअप किया है एंटार्क्टिक रीजन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या ये भारत का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है जिसका मेन काम है आर्कटिक रीजन की साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। तो इसका सही आंसर क्या है सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम इसके आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है आदित्य L1 के बारे में, भारत का पहला सोलर मिशन जो कि सूर्य की तरफ गया हुआ है। अब क्या हुआ, देखो पिछले 3 महीने में हमने इसका कोई डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि इसको लेकर कोई ज़्यादा अपडेट्स नहीं आ रहे थे। लास्ट जो डिस्कशन हुआ है वो सितंबर के महीने में किया गया है। नाउ अब क्या होता है, कल बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर बताया जा रहा है कि जो भारत का आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था सूर्य की तरफ, ये यात्रा के सबसे कठिन फेज में पहुंच गया है। और हमारा मेन पर्पज़ है कि आदित्य L1 मिशन को, इसका जो नाम है ना L1 आगे जो रखा गया है, ये पर्पज़ ये है कि इसको L1 ऑर्बिट पर लेकर जाना। तो L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है दोस्तों, वहाँ पर ये जस्ट पहुँचने वाला है, अभी थोड़ा समय और लगेगा। बोला जा रहा है कि हेलो ऑर्बिट में एंट्री का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 6 जनवरी को लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा ये मिशन। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स है वो हमारे इसरो के चीफ का भी कहना है। तो इसी वजह से ये लगातार न्यूज़ में आ चुका है। तो हम डिस्कस करेंगे आदित्य L1 क्या है। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। जिन भी लोगों ने इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है उनको बेसिक से हर एक पॉइंट जानने को मिलेगा। क्या है आदित्य L1 मिशन, कैसे गया है, कहाँ पर रुकेगा, क्या काम करेगा, क्या मेन पर्पज़ है, क्या इसका पूरा लाइफ होने वाला है, हर एक चीज़ को यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। ये हमारा पहला सोलर मिशन जो कि सूर्य की तरफ गया है और सूर्य का अध्ययन करना इसका मेन काम है। इस मिशन को लॉन्च किया गया था PSLV C57 रॉकेट के माध्यम से, जो कि रॉकेट आपको बराबर में दिख रहा है। अब ये जो आदित्य L1 मिशन है, ये पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन है। जैसे मैं आपको बताया कि पहला ऐसा मिशन जो कि सूर्य के बिल्कुल करीब जाने वाला है। अब करीब का मतलब ऐसा नहीं है बहुत ही करीब, बहुत ही करीब कोई भी चीज़ जा भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा एनर्जी है सूर्य के अंदर में। तो सन की स्टडी करेगा, लेकिन थोड़ी दूरी से, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी से। और मैं आपको बताऊं कि जब इस आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था तो बोला गया था 125 दिन लगेंगे इसको L1 पॉइंट पर पहुंचने में। L1 पॉइंट क्या है जहां पर इस मिशन को पहुंचाना है, आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो आदित्य L1 इसरो का यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मिशन। मैं आपको बता दूं, अगर जब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास की, तो ये दूसरा मिशन है एस्ट्रोसेट के बाद। ऐसा ही हमने मिशन 2015 में एस्ट्रोसेट नाम का लॉन्च किया था।
ये जो मिशन की जर्नी है ये थोड़ा सा कह सकते हो कि जो मंगलयान मिशन था उससे कम रहने वाली है। भारत का जो पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन था ना, मंगल पे गए थे, तो उससे थोड़ा सा शॉर्ट है, उससे लंबा नहीं है, थोड़ा कम समय में यहाँ पर ये पहुँच रहा है। ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसकी पूरी प्लानिंग ये है कि इसको हम हेलो ऑर्बिट पर लोकेट करेंगे, लैग्रेंज पॉइंट 1 जिसको हम L1 पॉइंट बोल रहे हैं, तो वहाँ पर इसको रखा जाएगा और उसी पॉइंट पर रुक कर ये जो मिशन है वो हमारे सूर्य का अध्ययन करेगा, सन की स्टडी करेगा। और ये जो आदित्य L1 मिशन भेजा गया है दोस्तों, इसके अंदर ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है, इसको आप लोग प्लीज़ डाउनलोड करके लगना PDF को, आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका मेन काम होगा सूर्य के अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करना। ठीक है, जैसे VELC है, SUIT है, उसके बाद SOLEX, उसके बाद हेलियोस 1, ठीक है, हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसको बोलते हैं, सबकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने इस आदित्य L1 के अंदर में यूज़ किए हुए हैं। नाउ सवाल यह है कि इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि जो हमारा सूर्य है उसका कोरोना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सोलर विंड, इनको प्रॉपर स्टडी करना, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जो सन का बिहेवियर है, सन की से जो निकलने वाली रेडिएशन है वो किस तरीके से हमारे पृथ्वी को इम्पैक्ट करती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों स्टडी की जाएंगी। और जब बात करते हैं हम लोग फोटोस्फीयर, कोरोना, इन सब चीज़ों की, तो ये आपको सन का एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कोरोना की, तो ये लाइट वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो, यही है कोरोना। ये सन का एक आउटर एटमॉस्फेयर है जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में हमारे अंतरिक्ष में फैला हुआ होता है। उसके बाद सोलर विंड्स क्या है, जो कंटिन्यूस स्ट्रीम निकल रही हैं दोस्तों इस कोरोना से, जो बहुत सारे जो चार्ज पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो कहलाती है सोलर विंड। देन उसके बाद हम लोगों ने बात की थी किस चीज़ की, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर की। तो क्रोमोस्फेयर क्या है, ये जो डार्क येलो वाला पोर्शन देख रहे हो यही है क्रोमोस्फेयर। ये लाइट पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये फोटोस्फेयर है। ये वो पोर्शन है जो कि यहाँ पे सन का विजिबल सरफेस है जिसको हम देखते हैं। बाकी इसके ऊपर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है फोटोस्फेयर। ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से अगर आप और भी इसकी जो लेबलिंग्स है वो देखना चाहोगे तो ये आपको दिख रही होंगी। जो मेन रेड वाला पोर्शन है ये है कोर वाला रीजन, जहाँ पर जो सन है वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो पॉइंट्स मैंने आपको बताए जिनका एक इम्पॉर्टेंट तरीके से स्टडी होने वाली है। अब बात करेंगे हम लोग लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में। क्या होते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स, इसमें L1 पॉइंट कौन सा है जहाँ पे आदित्य L1 मिशन पहुँच रहा है, 6 जनवरी को वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जब बात करते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स की, तो हमारे अंतरिक्ष में ये कुछ स्पेशल पोजीशंस है दोस्तों जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी सी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको L1 पॉइंट के बारे में समझाता हूँ। वैसे जब हम बात करते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स की तो हमारे पास में स्पेस में इस प्रकार के टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिसको हम L1, L2, L3, L4 एंड L5 के नाम से जानते हैं। तो L1 वाला पॉइंट जो है ये आप देख पाओगे पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस तरीके से ये पोर्शन नज़र आएगा। तो L1 पॉइंट को जब आप देखते हो तो पृथ्वी से भी दूर है और सूर्य से भी दूर है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। और दूसरा मेन पर्पस हमारा आदित्य L1 को यहाँ तक पहुँचाने का ये भी है कि अगर यहाँ से आदित्य L1 हमारे सूर्य की स्टडी करेगा तो इसके बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नहीं तो बीच में ग्रहण वगैरह लगता है, आपको पता होगा। तो अगर हम इसको पृथ्वी के पास में ही रख कर अगर सूर्य की स्टडी कर रहे होते तो बीच में चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है, बीच बीच में आता रहता, ग्रहण लगते रहते, तो बार बार डिसरप्शंस होते। तो ये L1 पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट है जिसमें लगातार कंटिन्यूसली क्या करेंगे, हम सूर्य की स्टडी करते चले जाएंगे। ये है लैग्रेंज 1 पॉइंट, L1 पॉइंट। और जो L2 पॉइंट है वो पृथ्वी के पीछे है। यहाँ पर हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हमने रख रखा है जो कि हमारे पूरा जो यूनिवर्स है उसको अच्छे से देख सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है। देन उसके बाद में L3 पॉइंट हमारे सूर्य के पीछे है, L4 पॉइंट सूर्य के जस्ट ऊपर नॉर्थ में और L5 पॉइंट यहाँ पे साउथ में। ये सारे पॉइंट्स आपको नज़र आए क्या क्या यहाँ पर ये मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। ये वो पॉइंट्स है दोस्तों जहाँ पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट यानी छोटा सा जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो लंबे समय तक रुक सकता है। इसको ज़्यादा तेल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाती है। और उस ग्रेविटेशन की वजह से अगर यहाँ पे ये आसपास कहीं होता तो पृथ्वी की ग्रेविटेशन इसको अपनी साइड खींच रही होती।
तो उसको ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है अपने आप को काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हल्का हो जाता है पॉइंट, जिसके माध्यम से जो फ्यूल का खर्चा है वो भी कम होता है और आराम से यहाँ पर रुक कर जो सारी चीज़ें उसको स्टडी की जा सकती है। तो L1, L2, L3, L4 एंड L5 ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको बताए। अब आप जैसे L1 पॉइंट की बात करोगे, ये हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। L2 की बात करेंगे, ये पृथ्वी के पीछे है और इस वाले पॉइंट पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को रखा गया है। देन L3 पॉइंट की बात करेंगे तो ये सूर्य से पीछे है, अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर में, ठीक है, जो कि यहाँ पर कह सकते हो कि इसका मेन काम है कि जो सन का दूसरा एक बहुत बड़ा साइड है उसको हम ऑब्जर्व कर सकें। फिर L4 एंड L5 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या करते हैं, ये भी एक स्टेबल पोजीशंस को मेंटेन करते हैं। इनका भी यूज़ किया जाता है कई बार स्पेस ऑब्जर्वेटरीज के लिए, ठीक है, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं ना, एस्टेरॉइड जो होते हैं, तो उन रॉकी पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए L4 एंड L5 पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। तो L1 से लेकर L5 पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए। यहाँ से एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको बता सकते हो। सवाल यह है कि इतना कुछ किया जा रहा है, सन को एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो सन को एक्सप्लोर करने का इंपॉर्टेंस क्या होगा। इससे हमें अपना सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी जानने को मिलेगी। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बिल्कुल बीच में है। हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं जो ये सूर्य है ना, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा यहाँ पर हमारे लिए बढ़ सकती है। इसका बिहेवियर अच्छे से पता चल सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोलर सिस्टम पे, इसके बारे में जानकारी हमको मिल सकती है। इतना ही नहीं, जो स्पेस का वेदर होता है उसके प्रेडिक्शन भी हम लगा सकते हैं। जो ये सोलर एक्टिविटीज़ है, कई बार इसमें से सोलर फ्लेयर निकलती हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होता है ना, तो वो जो गर्मी, वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसका इम्पैक्ट हमारे पृथ्वी के स्पेस एनवायरनमेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सोलर फिजिक्स में हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, एनर्जी के ऊपर रिसर्च को बढ़ा सकते हैं, अपने सैटेलाइट जो ऑपरेशंस हैं इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार सूर्य से निकलने वाले जो सोलर रेडिएशंस होते हैं, ये जो सोलर विंड होती हैं, वो हमारी सैटेलाइट्स को, हमारे स्पेस क्राफ्ट के काम करने से रोकने लगती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो ये सोलर इंटरेक्शंस हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, तो उस तरीके से अपने सैटेलाइट्स को डिज़ाइन कर सकेंगे, तो सैटेलाइट्स के परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया जा सकेगा। बाकी थंबनेल में थोड़ा सा जो यहाँ पर फैक्ट मेंशन किया गया है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो सूर्य का साइज़ है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि सूर्य में 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। ये फैक्ट कहाँ से लिया गया है ये आप देख पाओगे, नासा का सोर्स है। नासा की वेबसाइट पर जाओगे आप, सूर्य वाला जो सेक्शन है, सन का सेक्शन है, वो ओपन करोगे, आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा है सूर्य, ठीक है, और बोला जाता है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और भारी ऑब्जेक्ट है सन। इसे समझें, मतलब कि पृथ्वी का जो यहाँ पर पूरा का पूरा मास है, जो पूरा इसका वज़न है, वेट है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो सूर्य है वो 3.3 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सूर्य का जो डायमीटर है दोस्तों ये धरती के डायमीटर से 109 गुना ज़्यादा बड़ा है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। ये इतना विशाल है कि 13 लाख पृथ्वियाँ इसमें समा सकती हैं, और 13 लाख पृथ्वियाँ के साथ साथ जो बाकी ग्रह है वो भी 600 बार समा सकते हैं। इतना विशाल साइज है सूर्य का। पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% जो मैटर है वो अकेला सूर्य में ही होता है, बाकी सारे ग्रहों का मैटर 0.2% का होता है, ये भी यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो। और सूर्य की जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, तो इसी ने क्या कर रखा है, सभी हमारे पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रख रखा है। सभी जो प्लैनेट्स हैं वो इसके आसपास चक्कर मार रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं। तो अगर सूर्य में ग्रेविटेशन ना हो तो ये जितने भी ग्रह हैं, चांद है, एस्टेरॉइड है, धूमकेतु हैं जिसको कॉमेट बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इधर उधर बिखर जाएंगी, गुम हो जाएंगी स्पेस के अंदर में। तो इनको बांध के रख रखा है सूर्य ने, ऐसा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे बताए जाते हैं। इनकी भी पूरी तरह से जो स्टडीज़ हैं वो यहाँ पर की जाएंगी, और बहुत सारी जो डिटेलिंग्स हैं वो हमको आदित्य L1 के माध्यम से मिलने वाली हैं, ठीक है। तो थंबनेल वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में ध्यान रखना। तो ये हो गया सारा का सारा डिटेल। आपको आदित्य L1 के बारे में कुछ भी जानना है, हर एक चीज़ बता दी गई है, और कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मिशन है ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाके रुकेगा L1 पॉइंट पर, वहीं पर रुककर सूर्य की स्टडी करने का काम करेगा। नाउ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली करंट नोट्स के PDF और उसके प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फॉर्मेट में तैयार करके दिया जाता है।
तो यानी कि पूरे क्लास के अगर आपको डिजिटल नोट्स ई नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पर एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। होता क्या है इस ग्रुप में मैं आपको बता देता हूँ। जो भी हम डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, आपने लिखने होते हैं, नोट्स बनाते हो आप, तो वो नोट्स नहीं बनाने आपने, क्योंकि वो सारा का सारा डिजिटल डेटा आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में डेली बेसिस पर दिया जाता है। और वो डिजिटल डेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। प्रिंटेबल फॉर्म का पीडीएफ होता है, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस ग्रुप में ये सारा कंटेंट सिक्योर होता है। किसी भी तारीख का कंटेंट है, आपने आराम से डाउनलोड करना है, पढ़ना है, डिलीट कर दो। स्टोरेज का कोई इशू नहीं है कि यार मुझे सब इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, कोई भी चिंता नहीं करनी है। सब कुछ ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया जाता है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। बाकी अगर आप लोग को यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, इस प्रकार का कोई मैसेज कर देना। आपको वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हो कि इस ग्रुप में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, पूरा सब चीज़ें शो की गई हैं। तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना। दोस्तों हमेशा की तरह यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का। प्लीज़ आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो और ये टारगेट डेली बेसिस पे हमने अचीव करना ही है। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। बात की जा रही है यूएनएचसीआर, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। जो शरणार्थी होते हैं, रेफ्यूजीज होते हैं, अभी बताऊंगा डिटेल से, डोंट वरी। तो इन्होंने भारत को थैंक यू बोला है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अभी 142 जो रोहिंग्याज हैं, जो कि यहाँ पर कह सकते हो अपनी नाव से इधर उधर जा रहे थे, तो उनको यहाँ पे अभी सुरक्षित अंडमान आइलैंड पर पहुँचाया है। क्योंकि इसमें से यहाँ पे जो ये इन्होंने सी रूट चुना था दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूट था। तो यूएनएचसीआर ने मंडे में थैंक यू बोला है इंडियन अथॉरिटीज़ को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, यहाँ पर 142 रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को बचाकर वहाँ पे पहुँचाया गया, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, यूएनएचसीआर ने साथ ही साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड को भी धन्यवाद बोला है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इन लोगों की जान बचाई, क्योंकि इन्होंने जो समुद्र का रास्ता चुना वो एक डेंजरस रूट था। ये जो बोट है जो आ रही थी, ये बांग्लादेश से 14 से 15 दिन पहले निकल चुकी है, इंडोनेशिया की साइड में जा रही थी। ठीक है, इस बोट पर अगर आप देखोगे तो 47 वेमेन और 59 छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे। संडे मॉर्निंग में क्या होता है, जो पोर्ट ब्लेयर की पुलिस है उनके पास में एक कॉल आता है लोकल इंटेलिजेंस की साइड से कि एक बोट चलती हुई नजर आ रही है और शक है यहाँ पर उस बोट के ऊपर में। तो तुरंत यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड एजेंसीज है वो एक्टिव होती हैं, वो यहाँ पर एक्शन में आती हैं, पहुँचती हैं। फिर पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी ये कम्युनिटी थे, रोहिंग्या के जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, इन्होंने एक डेंजरस सी रूट चुना। ठीक है, और ऐसा ये पहले भी करते चले जा रहे हैं। बहुत सारे इन्होंने डेंजरस सी रूट चुने हैं और बेकार सी नाव होती है उसमें बैठकर निकल जाते हैं किसी भी कंट्री की तरफ, और उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी गई हैं पिछले कुछ सालों में। तो इस चीज़ को देखते हुए इन लोगों को बचाया गया, अंडमान आइलैंड तक पहुंचाया गया, जिसकी वजह से यूएनएचसीआर इंडिया को धन्यवाद बोलता है। आपका एक दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये होगा कि यूएनएचसीआर क्यों भारत को थैंक यू बोल रहा है? चलो हमने बचा लिया, एक ह्यूमैनिटी दिखाई है इंडिया ने, तो क्यों यहाँ पर? क्योंकि दोस्तों यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म आपने देखी होगी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो जो रेफ्यूजीज होते हैं, शरणार्थी होते हैं, जो अपने देश से निकलकर दूसरे देश में जाकर शरण लेने के लिए जा रहे हैं, उनके राइट्स के लिए, उनके हक के लिए ये बॉडी बात करती है यूएनएचसीआर। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा न्यूज़ कवरेज हो गया। क्या एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा? कभी नहीं पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन में कभी आपको ये हेल्प नहीं करेगा। एक लौती इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है यूएनएचसीआर, जिसके बारे में आपने पढ़ना होगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की कई सारे बॉडीज़ को लेकर यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। तो ये यूएन रेफ्यूजी एजेंसी है क्या, ज़रा ये जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ना है ये आप अब बाद में देख सकते हो। तो यूएनएचसीआर, जिसको हम यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट संगठन है, जिसका मेन काम है जितने भी यहाँ पर रेफ्यूजीज़ होते हैं जो अपने देश से भगा दिए गए हैं, उनको निकाल दिया गया है किसी ना किसी रीजन की वजह से, कभी लड़ाई हो गई या कोई और इशू की वजह से, तो उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उनकी सुरक्षा करना, उनका एक अच्छा भविष्य बनाकर चलना। तो ये एक मेन पर्पज़ है यूएनएचसीआर का।
इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, इसने बनाया था 1950 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि जो मिलियंस ऑफ लोग इधर उधर यहाँ पर जो भटक रहे थे, जिनके घर खत्म हो चुके थे, एक दूसरे की जगह पर जा रहे थे, शरण लेने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर पहुँच रहे थे, तो उन सब की मदद के लिए इस प्रकार की बॉडी यूएनएचसीआर को तैयार किया गया। और आज के समय पर जो ये यूएनएचसीआर है, इसको कौन चलाता है? इसको गवर्न करता है यूएनजीए, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एंड साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये दो बॉडीज़ यहाँ पे गवर्न करती हैं यूएनएचसीआर को। और यूएनएचसीआर कैसे काम करता है, कौन से एक्ट से काम करता है? तो इसको गाइड किया जाता है एक पर्टिकुलर लॉ के माध्यम से, जो 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन, एक अग्रीमेंट किया गया था, ठीक है, तो उसके बेसिस पर यह काम करता है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया इस रेफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, भारत ने इसको साइन ही नहीं किया, भारत इसके रूल को नहीं मानता, लेकिन फिर भी जब भी कोई रेफ्यूजी होता है तो उसको प्रोटेक्शन इंडिया डेफिनेटली प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपको देखने को मिल जाता है पर्टिकुलर आर्टिकल। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 13 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में अगेन हम इसको लिंक करेंगे। आज का जो मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो इसको बहुत अच्छे से सुनना है, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल सकता है। प्रीलिम्स में 2 बार और मेंस में 1 बार यहाँ से सवाल आ चुका है। तो इंडिया और आसियान, आसियान क्या है पहले ये जानो। आसियान बेसिकली 10 देशों का एक ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं दोस्तों, उनका ये ग्रुप है। और इसमें 10 देश कौन कौन से हैं? लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक है। तो ये इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया है, म्यांमार के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई। तो बोला जा रहा है कि ये 10 देश और भारत, इनके संबंध लंबे समय से बहुत मजबूत हैं, लेकिन इनके संबंध में कुछ चुनौतियां भी देखने को मिली हैं। लेकिन ये इंडिया और आसियान की जो मीटिंग हुई है 2023 के इंडोनेशिया के अंदर में, यहाँ पर फोकस किया गया भारत और आसियान के ट्रेड डेफिसिट के बारे में। भारत भले ही यहाँ पर व्यापार कर रहा है इन 10 देशों से, लेकिन इस व्यापार में इंडिया को बड़ा घाटा हो रहा है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है दोस्तों, ये 2023 में, केवल डेफिसिट, घाटे की बात कर रहा हूँ, 43.57 बिलियन यूएस डॉलर्स का हो चुका है। ये लॉस की बात कर रहा हूँ, घाटे में हम चल रहे हैं, इतना अमाउंट, ये बिलियंस डॉलर्स हैं, अमाउंट बहुत बड़ा है। इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है इस पूरे 10 देशों को 44 बिलियन डॉलर का, लेकिन इनसे जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, वो इंपोर्टिंग थोड़ी ज़्यादा की हो जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो इंपोर्टिंग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कम किया जा रहा है। इस चक्कर में जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। और हमने जो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, उसमें रबर, मिनरल्स, लेदर, ज्वेलरी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और जेम्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपोर्ट करी हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो बोला ये जा रहा है कि अभी आने वाले समय पर इसको पर्टिकुलर तरीके से दोबारा देखा जाएगा, यानी कि जब से ये 10 देश और भारत, इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से व्यापार को छूट मिल गई, और व्यापार को छूट मिलते ही यहाँ पर इन देशों ने भी खूब एक्सपोर्ट किया इंडिया को। तो ये जो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों, इसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम कंप्लीट रीलुक करेंगे, दोबारा से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखा जाएगा, और जो ये ऑब्जेक्टिव है इसका वो ये है कि भाई दोनों ही कंट्रीज आपस में व्यापार करें, किसी को इतना घाटा ना हो। तो वो जो पर्टिकुलर इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस को हटाया जाएगा, इनके बीच में एक बैलेंस बनाया जाएगा व्यापार को लेकर। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर इशू समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे नेगोशिएशंस करने ज़रूरी हैं, बातचीत करनी ज़रूरी है, अगर हमें इस गैप को भरना है तो, ठीक है। नहीं तो फिर ये जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जो ये ट्रेड डेफिसिट का गैप है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। मैं आपको बताऊं, हर साल इंडिया को यहाँ पे लॉस हो रहा था व्यापार के अंदर में 7.5 बिलियन डॉलर्स का, जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू किया गया, और 2023 में ये लॉस बढ़ता बढ़ता 43.57 बिलियन यूएस डॉलर्स का पहुँच गया। तो इस लॉस को यहाँ पे, इस कह सकते हो कि घाटे को यहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और इसके लिए वापस से इनकी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को वापस से रीलुक किया जाएगा, कुछ चेंजेस हो सकेंगे तो वो चेंजेस किए जाएंगे।
जो भी बदलाव होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल के लिए ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल है। लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर में अगर आपसे कुछ पूछा गया तो भारत और आसियान के संबंध के बारे में पूछा जाएगा, और यही क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो आसियान क्या है, इंडिया आसियान के संबंध किस लेवल पर काम कर रहे हैं, इनके बीच में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं और इंडिया उन चुनौतियों से कैसे लड़ सकता है, हर एक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। मेंस का क्वेश्चन भी आज आपने इसी टॉपिक पर लिखना है, तो ध्यान से सुनना। पहले बात करते हैं हम आसियान की। तो अभी आपने लोकेशन देख लिया, आसपास के टोटल 10 कंट्रीज़ हैं आसियान के, ठीक है। ये वो रीजन है, और ये 10 कंट्रीज़ जो हैं आसियान की, ये आपस में मिलकर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉपरेशन को बनाकर चलती हैं। इस ग्रुप को बनाया गया था अगस्त 1967 में बैंकॉक के अंदर में, ठीक है। एक आसियान डिक्लेरेशन साइन हुआ था, उसके माध्यम से यहाँ पर ये ग्रुप बना। स्टार्टिंग में तो केवल इसमें 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन्होंने यहाँ पर इस ग्रुप की शुरुआत की, फिर धीरे धीरे कुछ और कंट्रीज ऐड हुई, फिर जाकर यहाँ पर टोटल 10 कंट्रीज आसियान के अंदर में हो चुकी हैं। तो आसियान जो ये टोटल देश हैं, 10 देश हैं, इनका जो कंबाइंड जीडीपी है, जो टोटल इकॉनमी है इनकी, वो अगर आप देखोगे दोस्तों तो 6.19 मिलियन पीपल हैं इसमें, यानी सभी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को मिला लें, और ये सब मिलकर कितनी इकॉनमी जनरेट कर रहे हैं, लगभग 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक की इकॉनमी को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे व्यापार की बात करेंगे तो इंडिया और आसियान के बीच का जो व्यापार है, ये अप्रैल 2021 और फरवरी 2022 में 98.39 बिलियन यूएस डॉलर्स का पहुंच चुका था। और इन 10 देशों में से भी भारत जो स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा व्यापार करता है वो किन देशों से करता है, उसमें है इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड, ठीक है। आसियान के 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये आप इनके मेंबर्स के नाम ध्यान रखना। आपको पता होगा G20 को भी लेकर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। अब ये बात करते हैं आखिरकार कौन कौन सी ऐसे पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जहां पर इंडिया और आसियान साथ में मिलकर कॉपरेट करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो पहला, इकोनॉमिक कॉपरेशन। आसियान ये पूरा ग्रुप इंडिया का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गुड्स के मामले में 2009 में, जिसके बाद हमें घाटा होना स्टार्ट हुआ। फिर हमने सर्विसेज को लेकर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया 2014 में। तो आसियान और इंडिया दोनों यहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट को अडॉप्ट करके चलते हैं, और इन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप है इसको और ज़्यादा मजबूत किया, और इसकी वजह से ये दोनों देश मिलकर आज के समय में इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके चलते हैं। इनका मेन टारगेट है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि वहीं पर इंडिया है, वहीं पर ये सब कंट्रीज़ हैं, एक पीस, शांति, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी को बनाया जा सके। इतना ही नहीं, भारत ने लगातार आसियान कंट्रीज़ को सपोर्ट किया है। इंडिया ने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसों का सपोर्ट दिया आसियान नेशंस को अलग अलग तरीके से। जैसे इंडिया ने एक फंड बनाया, आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड, फिर आसियान इंडिया ग्रीन फंड। इन फंड में इंडिया ने लगातार पैसों का सपोर्ट दिया है इन 10 देशों को। फिर बात आती है कनेक्टिविटी की, तो इंडिया ने इन देशों के साथ में अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको स्टार्ट किए। जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, तो म्यांमार और थाईलैंड दोनों ही आसियान का हिस्सा है, इनके साथ में इनको जोड़ा गया एक हाईवे के माध्यम से। ये पर्टिकुलर आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा इंडिया और आसियान जो ये देश हैं दोस्तों, इन्होंने हाल ही में ये जो रिलेशंस हैं इनको और ज़्यादा मजबूती दी है, क्योंकि इन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बना दिया अभी 19वें आसियान इंडिया समिट के अंदर, जो कंबोडिया में रखा गया था। बात यहीं पर नहीं रुकती है, अगर संबंध अच्छे हैं तो कहीं पर संबंध खराब भी हैं। तो इनके रिलेशंस में दोस्तों कहीं कहीं पर हमको बहुत सारी चुनौतियां, यानी बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो भी नज़र आते हैं। वो चैलेंजेस कहाँ कहाँ पर हैं? पहला है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। जो आसियान मेंबर स्टेट्स हैं, आसियान के जो ये टोटल 10 देश हैं दोस्तों, इनका एक बहुत बड़ा विवाद चाइना के साथ में चल रहा है। कई सारे कंट्रीज़ की टेरिटरी को चाइना क्लेम करता है, बोलता है मेरा हिस्सा है, जैसे इंडिया के साथ में करता है। तो चाइना ने साउथ चाइना सी बोला पूरा मेरा हिस्सा है, प्लस जो ब्रुनेई का एक हिस्सा है, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इनके कुछ हिस्से को बोलता है वो मेरा हिस्सा है। तो चाइना ने इनकी टेरिटरी को भी कब्जाने की पूरी कोशिश कर रखी है। अब इनमें से कुछ कंट्रीज़ बोलती हैं चाइना के खिलाफ में, कुछ नहीं बोलती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज़ पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। तो ये जो 10 देश हैं दोस्तों, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं चाइना को लेकर, और चाइना लगातार यहाँ पर इनकी जो टेरिटरीज है उनके साथ में एक डिस्प्यूट्स को क्रिएट कर रहा है। तो पहला चैलेंज आसियान को लेकर ये नज़र आता है। दूसरा चैलेंज है इंडो पैसिफिक राइवलरी। अगर आप देखोगे लॉन्ग टाइम के बेसिस पर, जो ये चाइना है एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है,
और अमेरिका सिक्योरिटी गारंटर। अमेरिका बोलता है कि भाई हम आपके रक्षा करेंगे इन कंट्रीज़ की। चाइना बोलता है नहीं, हम आपके साथ में इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेंगे, आपको मजबूत बनाएंगे। और अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ जिसकी वजह से टेंशन्स और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि चाइना और ये अमेरिका ये दोनों काफ़ी दूर दूर हो गए, इनके रिलेशंस लंबे समय से ही ख़राब हैं। तो दोस्तों अगेन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फिर भी सेटल नहीं हो पाती हैं। फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हमको नजर आती है, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो इन्होंने इनमें से कई सारी कंट्रीज तक पहुंचा दिया है। तो अगर ये कंट्रीज BRI का हिस्सा बनेंगी तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चिंता वाला एक विषय ये बन सकता है। फिर इसी को देखते हुए राइटर बोलते हैं कि इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, वे फॉरवर्ड हो सकता है। सोल्यूशन क्या है? पहली चीज़, हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम करना होगा। इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। कभी भी हमें चाइना को या चाइना जैसे किसी भी देश को इस पर्टिकुलर रीजन में कदम नहीं रखने देना होगा। लेकिन चाइना लगातार पैर पसार रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव्स हो, इनके साथ में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करके। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए इस मामले में इन सभी देशों को, ताकि ये देश इंपॉर्टेंट तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाएं और यहाँ पे साउथ चाइना सी में जो भी चाइना इनकी टेरिटरी को क्लेम करता है वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें। दूसरा जो काम किया जा सकता है वो है रीजनल टूरिज्म। इंडिया और आसियान दोनों को मिलकर यहाँ पे अपना जो टूरिज्म है वो और ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, उनके रिलेशंस को और ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूव करना होगा। वो ऑलरेडी सिविलाइज है, ठीक है, एक दूसरे से यहाँ पर कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। यहाँ का कल्चर वहाँ है, वहाँ का कल्चर यहाँ है, इसको और प्रमोट करना होगा जिससे जो संबंध है वो मजबूत हो सकें। क्योंकि जो पीपल टू पीपल टाइज होते हैं दोस्तों किसी पर्टिकुलर कंट्री के बीच में, उसका एक बहुत बड़ा असर होता है वहाँ की सरकारों पर। फिर बात आती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। तो इंडिया का जो मेन फोकस है वो है ईस्टर्न सेक्शन पर, यानी ईस्टर्न कंट्रीज़ पर, और ये आसियान कंट्री सब ईस्ट में है। तो हमें कोऑर्डिनेशन करना होगा इन देशों के साथ में। डिजिटलाइजेशन, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चरल, एजुकेशन, ग्रीन ग्रोथ, इन सब चीज़ों के ऊपर एक स्पेशल फोकस करना होगा और इन सब फील्ड्स में इन देशों के साथ में कोऑपरेट करना होगा ताकि इनको भी बेनिफिट मिले और ये इंडिया के प्रति थोड़ा सा लॉयल रहें। समझ गए? आई होप आपको यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। नाउ फाइनली आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया टू मेंटेन एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। आसियान का जो एक इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है भारत के लिए, वो क्या है हमारे इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ओपन बनाए रखने के लिए। तो आसियान का महत्व आप यहाँ पे बता सकते हो। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ लेकिन गारंटी है पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुका हूँ। मैं आपको उसके बारे में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा या कल वीडियो में दिखा भी दूंगा, डोंट वरी। फिर बात आती है हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। भारत के लिए खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के लिए आसियान के महत्व की जांच करें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे आपने सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। नाउ हमेशा आप लोग उस वहाँ पे आंसर लिखकर सबमिट कर सकते हो। और आंसर सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ये बढ़िया तरीके से जो पूरा आर्टिकल है वो क्लियर हो चुका है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। हमारे न्यूज़पेपर में ही पेज नंबर 13 पर ही एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक कर सकते हो। यहाँ पर एक टर्म न्यूज़ में है स्टैगफ्लेशन। क्या होता है स्टैगफ्लेशन, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो आरबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, उनका कहना यह है कि स्टैगफ्लेशन का जो रिस्क है दोस्तों वो आज के समय पर कम हो चुका है। कैसे? तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगस्त के महीने में जो इंडिया में स्टैगफ्लेशन था वो 3% था और वो स्टैगफ्लेशन अभी के समय पे, करंट समय पे बात करेंगे तो ये कम होकर 1% पहुंच चुका है। तो ये इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन का एक डेटा दिया गया है। अब ये 3%, 1%, यार ये आपने ध्यान में नहीं रखना होता है। ये चीज़ें बदलती रहती हैं हमेशा, तो ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो सीधा टर्म पूछा जाएगा कि हाँ भैया स्टैगफ्लेशन न्यूज़ में था तो हमें इसके बारे में पढ़ना भी था। तो क्या होता है स्टैगफ्लेशन, आप समझते हैं बेसिक तरीके से। इसकी प्रॉपर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जब चीज़ों के दाम, यानी जो भी हमारे सामान है उसके दाम लगातार इंक्रीज हो रहे हो, यानी कि इन्फ्लेशन हो रही हो, महंगाई बढ़ रही हो
और दूसरा स्टैग्नेशन हो, यानी इकॉनमी हमारी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो ग्रो भी नहीं हो रही है, एक जगह पर रुकी हुई है, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है किसी इकॉनमी के लिए। तो ये जो टर्म है स्टैगफ्लेशन, ये कौन लेकर आया था? ये टर्म लाया गया था लाइन मैक्लॉयड के थ्रू। एक कंजर्वेटिव पार्टी एमपी हैं यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये टर्म को दिया। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है हमारी अर्थव्यवस्था की जब हमारा ग्रोथ रेट बिल्कुल डाउन हो जाए, ग्रोथ रेट कम हो जाए, और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखो ग्रोथ भी कम हो रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो ये कंडीशन इकॉनमी के लिए डिजास्टर होती है, ठीक है। तो स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू स्टैगफ्लेशन। क्या है स्टैगफ्लेशन का और डिटेल ये देखो। स्टैगफ्लेशन एक इकोनॉमिक सिनेरियो है जहां पर इकॉनमी में दोनों चीज़ें नज़र आती हैं, यानी एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारी जीडीपी यानी इकॉनमी कम होती चली जा रही है। ग्रोथ कम है लेकिन महंगाई और बढ़ रही है। इसको अगर आप और डिफाइन करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो एक कंडीशन आप समझ चुके होंगे, ये कहलाती है स्टैगफ्लेशन। इकॉनमी थम सी चुकी है, महंगाई इंक्रीज हो रही है, ये कहलाता है स्टैगफ्लेशन। तो आपसे पूछा जाए स्टैगफ्लेशन कौन से दो टर्म को लेकर बना हुआ है? स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब इकॉनमी एक जगह पर थमी पड़ी है, इन्फ्लेशन महंगाई, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। तो स्टैगफ्लेशन यहाँ पर ध्यान रखना क्या होता है, समझ गए। और यह टर्म किसने दिया था ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे आते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, आज का एडिटोरियल सेक्शन ओपन करोगे और कुछ काम का नज़र नहीं आएगा इसके अलावा। तो जो आर.के. विज साहब हैं, इनके आर्टिकल वैसे होते बहुत अच्छे हैं। ये खुद यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, तो इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पर ये लिखते हैं। तो बात करी गई है इनके थ्रू आर्टिकल 370 को लेकर। तो आर्टिकल 370 हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला आर्टिकल 370 को हटाना बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि आर्टिकल 370 ये टेम्पररी बेसिस पर लेकर आया गया था, हमेशा के लिए नहीं, टेम्पररी बेसिस पर लेकर आया गया था, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो इसको लेकर यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि ठीक है ये सब कुछ सही है, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ हुई है। वो शानदार चीज़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना है, और ये इस कमीशन का मेन काम होगा कि कश्मीर में जो भी हुआ था उस समय पर कश्मीरी पंडितों के साथ में, ठीक है, उनके साथ में क्या क्या वॉयलेशन हुए, उनके राइट्स के वॉयलेशंस कौन कौन से हुए, उन सब की जो डिटेल्स है वो तैयार करना, वो जो विक्टिम्स हैं उनकी मदद करना, उनकी मदद के लिए जो कमीशन है वो बनाया गया ताकि सच बिल्कुल सामने रहे, और जिन्होंने भुगता है ये सारी चीज़ें, जिनके साथ में हुआ है, उनसे ही सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चनिंग की जाएगी, पूछा जाएगा, पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे राइटर के हिसाब से जो ये कमीशन बनाया गया रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, ये बहुत अच्छा स्टेप है। हालांकि हमने देरी कर दी है इसको बनाने में, बट सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर के अंदर ये बेसिक चीज़ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा दुनिया भर की कई सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी कर चुकी हैं, चाहे वो युगांडा हो, चाहे वो और कोई कंट्री हो, ऐसा मैं आपको बताऊँगा आगे। करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, एक एक करके हर एक चीज़ में आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। राइटर बोलते हैं जब आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो जो जस्टिस संजय किशन कौल हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही यहाँ पर जज हैं, इन्होंने रेकमेंड किया कि भैया हमें एक रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना होगा। ये कमीशन वो कमीशन होगा जिसका मेन काम होगा कश्मीर वैली में जो भी कुछ हुआ, जो भी लोगों को घाव लगे, जो भी लोगों ने सफ़र किया, जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित थे, उनको यहाँ पर थोड़ा आराम देना, उनके घाव पर मरहम मलाना। तो ये इसके लिए यहाँ पर पूरा कमीशन तैयार किया गया है। जो भी हुआ 1989 से लेकर 1990 तक, ये जो 10-11 साल थे बहुत खतरनाक थे कश्मीर के अंदर में, तो उन सब चीज़ की डिटेल सामने लेकर आना, लोगों को पता चले। तो जस्टिस कॉल ने यहाँ पर लिखा है कि ये जो चीज़ की गई है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हुआ है वो लोगों को समझ में आएगा, किस तरीके से यहाँ पर अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, और इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो विक्टिम्स हैं जिनके साथ में ये हुआ, उनको भी अवसर मिलेगा कि वो जो भी कुछ हुआ उसको यहाँ पर अच्छे से बता सकें, ठीक है, सोसाइटी के सामने ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो पहुँच सकें। और सेम टाइम पर इसी कमीशन को चेतावनी भी दी गई है कि यहाँ पर आपने तैयार करना है, लेकिन ये कमीशन बनाना तो है, लेकिन आपने ध्यान रखना है इस कमीशन को क्रिमिनल कोर्ट में मत बदल देना, कमीशन को कमीशन की तरह ही काम करना है। फिर राइटर बोलते हैं कि अगर हम इतिहास देखें तो ऐसा कई सारी कंट्रीज़ ने किया है, उसका बढ़िया रिजल्ट हमको नज़र आया है।
जो पर्पस है इस रिकंसिलिएशन और ट्रुथ कमीशन का वो है कि भाई सोसाइटी के सामने सारी सच्चाई लेकर आई जा सके कि भाई वो जो पीरियड था वायलेंस का, वो वायलेंस किस लेवल पर, किस हद तक था, कैसे ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ किया गया। और ऐसा युगांडा ने भी यहाँ पर एक ट्रुथ कमीशन को बनाया, ठीक है, क्योंकि युगांडा में क्या हुआ था, लगातार जो पीपल हैं युगांडा के वो गायब हो रहे थे 1974 में। उसको लेकर यहाँ पे पहला ऐसा कमीशन बना जिसका मेन काम था जो सारी रिपोर्ट्स हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ डिसअपीयरेंस हुए थे, लोगों को गायब किया गया था, उसका इन्वेस्टिगेट करना, रिपोर्ट लेकर आना और सारी चीज़ें लोगों के सामने रखना, स्टडी करना कि किस तरीके से ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे दोस्तों हम भी लेकर आ रहे हैं। और ऐसे ही साउथ अफ्रीका ने भी किया हुआ था। तो काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बोला है कि जो ये ट्रुथ कमीशन है, ये ट्रुथ कमीशन काम करता है, सोसाइटी को सारी चीज़ें बताता है, सोसाइटी के सामने यहाँ पर सच्चाई रखता है। तो इसके अंदर में कुछ और पैरामीटर्स हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रुथ कमीशन का मेन काम क्या होगा, हम फोकस करेंगे पास्ट के ऊपर में, इतिहास में क्या हुआ, आज क्या चल रहा है वो नहीं, क्या हुआ इसके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो ट्रुथ कमीशन है ये इन्वेस्टिगेट करेगा सारी इवेंट्स को, कौन कौन से इवेंट्स किस किस तरीके से हो रहे थे, कब कब हो रहे थे, क्या समय था, पीरियड ऑफ टाइम के साथ से सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी। तीसरा, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लोगों तक जाया जाएगा जिनके ऊपर असर पड़ा, जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ में जो हुआ, जिनके साथ में हुआ दोस्तों, यहाँ पर उनसे सीधा कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फोर्थ, जो ट्रुथ कमीशन है ये एक टेम्पररी बॉडी होगी जिसका मेन काम है केवल और केवल एक रिपोर्ट तैयार करना और वो रिपोर्ट सामने रखना लोगों के। फिफ्थ, ये जो ट्रुथ कमीशन है ये इसको पावर दी जाएगी गवर्नमेंट के माध्यम से। तो ये जो ट्रुथ कमीशन है दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपॉइंट किया जा चुका है यूनाइटेड नेशन के माध्यम से भी, ठीक है। तो ब्राज़ील के अंदर भी ट्रुथ कमीशन ये ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो कि अगर ये जो ट्रुथ वाला कमीशन है अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, या पार्लियामेंट से इसको ऑथराइजेशन मिल जाए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन का जो कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस कमीशन के कॉम्पोजिशन के ऊपर, यानी इस कमीशन में कौन कौन लोग हैं, इस कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर इम्पार्शल हैं या नहीं हैं। कई मेंबर्स पार्शलिटी दिखा दें तो उस कमीशन में वो लोग हैं जिनका एक तरफ झुकाव है, तो क्या होगा, रिपोर्ट तो सामने जो आएगी वो उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से आएगी ना, तो उस कमीशन के मेंबर्स के ऊपर भी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं। फिर राइटर ने बोला है कुछ और चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। ये बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन का वो है लोगों की सुनवाई करना, और जो राइट्स का वायलेशन हुआ उसको यहाँ पे उस पैटर्न को रिकॉर्ड करना, जो विक्टिम्स हैं उनको सामने लेकर आना। और ऐसे ही यहाँ पर साउथ अफ्रीकन कमीशन ने भी किया था, ठीक है। तो ये काम हमें भी करना होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो भी कुछ हुआ, ठीक है, और जिसका भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था वो इन्वॉल्वमेंट अगर सामने आएगा तो लोगों को यहाँ पर इसके बारे में एक अवेयरनेस मिलेगी। जो कलेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग है राइट्स वायलेशन की, जो लोगों के अधिकार का उल्लंघन होता है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सामने आएगी। और राइटर इसके लिए सल्यूट करते हैं जस्टिस कॉल को, जिन्होंने यहाँ पर ये इनिशिएटिव रखने की बात की है। जो विक्टिम है ये ज़रूरी है इस सच्चाई के लिए, जिनके साथ में हुआ है वो पीड़ित ज़रूरी है यहाँ पर इस सच्चाई को सामने लाने के लिए, क्योंकि यही फिर केस है कश्मीरी पंडितों का, वही केस हमें सामने लेकर आना है। ये बात यहाँ पर राइटर ने खुद सेपरेटली मेंशन की है। जस्टिस कॉल ने मेंशन किया है कि जो ये फेज था माइग्रेशन का, जो कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर निकलना पड़ा 1989 से लेकर 1990 तक, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा बुरा समय देखा गया और बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी जान गंवाई वहीं पर, उनके साथ वायलेशंस हुआ। तो ये जो कमीशन है इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि ये जो पूरी की पूरी जो सिनेरियो हुआ है वो सामने आए और बिना किसी देरी के आए। राइटर बोलते हैं ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, डिले हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन अभी सही काम होगा। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो उस समय के लोग हैं जिनको जो अच्छे समय पर जीवित नहीं है, वो इन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे, बता सकते थे, ठीक है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें अवेयरनेस के तौर पर फैलाई जा सकें और ऐसी चीज़ें कभी दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। ये चीज़ें दोबारा रिपीट ना ही होने के लिए यहाँ पर ये बात या फिर ये जो पूरा का पूरा कमीशन है उसको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है और ये कमीशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर इस कमीशन को काम करना शुरू करना चाहिए।
आई होप आपको दोस्तों यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो आर्टिकल है वो क्लियर हो चुका है। हर एक एस्पेक्ट जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। आगे आते हैं। आज का डिस्कशन छोटा सा ही है क्योंकि ज़्यादा काम के आर्टिकल नहीं थे और जो भी थे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। ठीक है, अब दोस्तों कभी कभी वो जो मतलब क्वेश्चन वाले आर्टिकल्स होते हैं कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। जैसे कल क्वेश्चन वाले आर्टिकल ज़्यादा थे तो छोटे छोटे आर्टिकल जो मैंने इंक्लूड कर दिए। जब नहीं होंगे तो यार मैं कहाँ से इंक्लूड करूँगा, है ना। तो ये भी चीज़ है, तो फालतू में फिर आपका टाइम ज़ाया क्यों करना। इससे अच्छा यह है जो काम की चीज़ है वही पढ़ लें, है ना। तो अब जब क्वेश्चन वाले आर्टिकल मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं उसको इंक्लूड करूँगा। डोंट वरी, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, बाकी मैंने आपसे बात की ही थी 1-2 दिन में, जो पैटर्न है वो थोड़े से चेंजेस होंगे और उसके हिसाब से आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बूस्ट होगी। आपको करंट अफेयर के लिए मतलब अभी भी मतलब ऐसे घबराने की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं कवर कर देता हूँ यहीं पर। आगे और ज़्यादा मजबूत हो जाओगे आप कि नहीं यार अब तो यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है यार, क्योंकि क्वालिटी वाली चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी चीज़ें बढ़िया आने में। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो 2015 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, एंडाक कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, किस चीज़ का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये भारत का एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है जिसका मेन काम है आर्कटिक रीजन को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना, अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।